हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स हैं, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए. आय विधि, बी. उत्पादन विधि, सी. व्यय विधि, डी. उपर्युक्त सभी विधि। सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी विधि। स्पष्टीकरण: किसी देश की राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। ए. आय विधि, बी. उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि, सी. व्यय विधि। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। राष्ट्रीय आय एक अनिश्चित शब्द है और इसे अक्सर राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय व्यय के साथ परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ए. 2015 तक कुल प्रजनन दर TFR को प्रतिस्थापन स्तर तक लाने के लिए, बी. शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 30 तक कम करना, सी. मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक कम करना, डी. जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भधारण का 100% पंजीकरण कराना। सही जवाब है ए. 2015 तक कुल प्रजनन दर TFR को प्रतिस्थापन स्तर तक लाने के लिए। स्पष्टीकरण: एक राष्ट्रीय नीति केंद्र सरकार द्वारा अपनाई या प्रस्तावित कार्रवाई का एक सिद्धांत है। भारत की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नीतियां हैं: 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2. राष्ट्रीय इस्पात नीति, 3. राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 4. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति आदि। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार इनमें से एक लक्ष्य कुल जनसंख्या में कमी लाना तथा प्रजनन दर TFR 2025 तक प्रतिस्थापन स्तर तक करना है। हरित क्रांति से संबंधित सही कथनों का चयन करें। 1. आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाना। 2. गेहूं की नई उच्च उपज देने वाली किस्मों को प्रो. नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। सही जवाब है सी. 1 एवं 2। स्पष्टीकरण: हरित क्रांति को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1960 में 7 राज्यों में एक विकास कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को IADP गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहा गया। गेहूं की किस्में प्रोफेसर नॉर्मन बोरले द्वारा विकसित की गई और कई देशों द्वारा अपनाई गई। लोक वित्त के जनक कौन हैं? ए. डाल्टन, बी. पीगू, सी. स्मिथ, डी. मसग्रेव। सही जवाब है डी. मसग्रेव। स्पष्टीकरण:
मस्ग्रेव सार्वजनिक वित्त के जनक हैं। सार्वजनिक वित्त अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन है। यह अर्थशास्त्र की शाखा है जो सरकारी राजस्व और सार्वजनिक प्राधिकरणों के व्यय का आकलन करती है और वांछनीय प्रभावों को प्राप्त करने और अवांछनीय प्रभावों से बचने के लिए एक या दूसरे के समायोजन का आकलन करती है। सार्वजनिक वित्त का दूसरा नाम सार्वजनिक अर्थशास्त्र और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थशास्त्र है। बजट 2021 में किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क प्रस्तावित है? ए. केरल, बी. आंध्र प्रदेश, सी. ओडिशा, डी. तमिलनाडु। सही जवाब है डी. तमिलनाडु। स्पष्टीकरण। केंद्रीय बजट 2021 की घोषणाओं के हिस्से के रूप में समुद्री शैवाल की खेती और खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क के रूप में भारत के पहले मत्स्य पालन एक्वा पार्क की घोषणा की गई। इससे तटीय समुदायों के लिए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। समुद्री शैवाल की खेती और कटाई करने की प्रथा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 1 राजकोषीय घाटा। ए. कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता। 2. बजट घाटा। बी. राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता। 3. राजस्व घाटा। सी. कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता कम उधारी। 4. प्राथमिक घाटा। डी. कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता कम उधार और ब्याज भुगतान। ए. सी. ए. बी. डी. बी. डी. सी. बी. ए. सी. ए. सी. बी. डी. डी. सी. आ. डी. बी। सही जवाब है सी. ए. सी. बी. डी। स्पष्टीकरण। विकल्प सी सही है। मानव विकास सूचकांक HDI में किन 3 संकेतकों का उपयोग किया जाता है? 1. जीवन स्तर। 2. शिक्षा। 3. जीवन प्रत्याशा। 4. पर्यावरण की स्थिति। ए. केवल 1, 2, 2 और 4। बी. केवल 1, 2 और 3। सी. केवल 1 और 2। डी. उपर्युक्त सभी। सही जवाब है केवल 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण। मानव विकास सूचकांक HDI दुनिया भर के देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एक सांख्यिकीय उपाय समग्र सूचकांक है। HDI मानव विकास के 3 संकेतकों पर विचार करता है, अर्थात 1. जीवन प्रत्याशा, 2. शिक्षा और 3. प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों के रूप में शामिल नहीं है? ए. लिंग, असमानता एवं विविधता। बी. अंतः एवं अंतरपीढ़ीगत समता। सी. वहन क्षमता। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बी. अंतः एवं अंतरपीढ़ीगत समता। स्पष्टीकरण। सतत विकास आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करता है। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास को परिभाषित किया था। इसके मुताबिक सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है। वहन क्षमता, पीढ़ियों के बीच निष्पक्षता और लिंग असंतुलन तथा विविधता सतत विकास के सभी पहलू हैं। इसलिए सतत विकास में अंतः एवं अंतरपीढ़ीगत समता एक मानक है। 1. भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित है। 2. भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. दोनों 1 और 2। डी. न तो 1 न ही 2। सही जवाब है सी. दोनों 1 और 2। स्पष्टीकरण। भारत में गरीबी का पहला अनुमान लकड़ावाला समिति द्वारा लगाया गया था।
भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय स्तर या उपभोग स्तर पर आधारित है, और यदि आय या खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती है तो परिवार को गरीबी रेखा से नीचे BPL कहा जाता है। बेरोजगारी जाल क्या है? ए, एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। बी, एक ऐसी स्थिति जहां लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। सी, वह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा है। डी, ये प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का नुकसान है। सही जवाब है ए, एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। स्पष्टीकरण। बेरोजगारी जाल वह स्थिति है जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। लोगों को काम पर जाने की अवसर लागत बहुत अधिक लगती है, जबकि कोई बिना कुछ किए केवल लाभों का आनंद ले सकता है। यह जाल तब पैदा होता है जब काम पर जाने की अवसर लागत प्राप्त आय से अधिक होती है, जिससे लोग काम पर वापस लौटने और उत्पादक बनने से हतोत्साहित हो जाते हैं। 1960 की हरित क्रांति का संबंध किससे था? ए, HYV बीजों का प्रयोग। बी, वृक्षारोपण कार्यक्रम। सी, मत्स्य विकास। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, HYV बीजों का प्रयोग। स्पष्टीकरण। हरित क्रांति एक ऐसी अवधि थी जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसके दौरान भारत में कृषि को आधुनिक प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किया गया, जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म HYV के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, कीटनाशक और उर्वरक एवं सिंचाई सुविधाओं का उपयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ए, 1952। बी, 1971। सी, 1958। डी, 1964। सही जवाब है ए, 1952। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत एवं संगठित करने, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने तथा देश के सभी हिस्सों के संतुलित और तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सही है? ए, नाबार्ड औद्योगिक आरण। बी, RBI दीर्घावधि वित्त। सी, RRB कृषि वित्त। डी, IDBI अल्पकालिक आरण। सही जवाब है सी, RRB कृषि वित्त। स्पष्टीकरण। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए छोटे सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, छोटे कारीगरों आदि को आरण एवं बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। वर्तमान में विश्व के कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? ए, 134। बी, 165। सी, 164। डी, 155। सही जवाब है सी, 164। स्पष्टीकरण। WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसके 164 सदस्य
देश 98% से अधिक वैश्विक व्यापार और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेयर बाजार के संबंध में किस वैधानिक निकाय के पास शक्ति है? ए. सेबी, बी. एनएनपी, सी. एमआरपी, डी. एलआईसी। सही जवाब है ए. सेबी। स्पष्टीकरण। सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। यह प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटीज मार्केट को विनियमित करने के साथ साथ प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है। राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का वह भाग है जिसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ए. अधिक कर लगाकर, बी. उधार के द्वारा, सी. सरकार द्वारा धारित शेयरों की बिक्री, डी. उपर्युक्त सभी। सही जवाब है बी. उधार के द्वारा। स्पष्टीकरण। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक हो जाता है, जिसमें उधार से प्राप्त धन शामिल नहीं होता है। इसलिए जब राजकोषीय घाटा होता है तो इसे आमतौर पर उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। 2019 से 20 में स्थिर मूल्यों पर झारखंड के राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र का क्या योगदान है? ए. 32.80%, बी. 28.20%, सी. 29.90%, डी. 12.50%। सही जवाब है ए. 32.80%। स्पष्टीकरण। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार राज्य के ग्रुप स्टेट वैल्यू एडेड GSVA में द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 38.8% था, जिसमें फसलें 7.8%, विनिर्माण 20.5%, वानिकी और लॉगिंग 35%, रेलवे 2.5% एवं उद्योग 38.8% आदि शामिल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर प्रतिशत में क्या है? ए. 5%, बी. 7.30%, सी. 20.80%, डी. 10.30%। सही जवाब है बी. 7.30%। स्पष्टीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.41% और भारत की साक्षरता दर 74.4 के बीच का अंतर 7.6% है। झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इसका गठन भुखमरी मृत्यु की किसी भी स्थिति को विफल करने के लिए किया गया है। बी. वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में इस कोष का गठन जिला स्तर से लेकर पंचायत तक किया गया है। सी. कोविड-19 महामारी के दौरान इस कोष ने जमीनी स्तर पर खाद्यान्न की कमी की समस्या से निपटने में जरूरतमंद लोगों की मदद की है। डी. 5 किलो चावल इस कोष से योग्य लाभार्थियों को दिया जाता है। सही जवाब है डी. 5 किलो चावल इस कोष से योग्य लाभार्थियों को दिया जाता है। स्पष्टीकरण। झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न निधि राज्य की आकस्मिकता निधि का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों को भूखमरी मृत्यु को विफल कर सरकार द्वारा 10 केजी अनाज पीड़ित व्यक्ति परिवार को मुहैया कराना है।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? ए 30.52%, बी 29.12%, सी 29.62%, डी 28.98%। सही जवाब है सी 29.62%। स्पष्टीकरण। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का वन क्षेत्र 23,611 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.62% था। वर्तमान आंकड़े 2021 के अनुसार इससे बढ़कर राज्य का वन क्षेत्र 23,721 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% हो गई है।